इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो कि मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर मौजूद है, वो वहाँ पर अपने मिशन पर है और ये सब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मिट्टी के कुछ सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अपना मिशन रद्द करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुँचना है। और अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते। तभी मार्क वॉटनी जो कि एक एस्ट्रोनॉट और साथ ही साथ एक बोटेनिस्ट है, उनसे कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाते हैं। हालांकि उनकी जो कमांडर होती है वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उनसे कुछ संपर्क हो रहा होता है। और उन्हें लगता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो वहां पर ये दिखाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट से एक रॉड उनके शरीर में घुस चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह वहां से उठकर अपने कैंप में जो उन्होंने शेल्टर के लिए वहां पर लगाया होता है उसके अंदर पहुंच जाते हैं और मार्क अपने शरीर से उस रॉड को निकालते हैं। मार्क यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि संपर्क करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते वो सब तूफान में नष्ट हो चुके थे और यहाँ पर वो अकेले फंस चुके थे। और उनके साथियों को लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अगर मार्क को यहाँ से निकलना है तो उसे यहाँ पर 4 सालों तक जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला जो प्रोजेक्ट है वो 4 सालों बाद मार्स पर 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उन्हें वहां पहुंचना होगा। लेकिन मार्क 4 सालों तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 4 सालों तक का खाना नहीं है और उसे किसी भी तरीके से खाना अरेंज करना होगा। और इसीलिए वो ये तय करता है कि वो मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते और वो यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता। मार्क एक बोटेनिस्ट है और उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और वो अब यहाँ पर खेती करने की तैयारी करता है। मार्क एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है और उनमें आलू डालता है, मगर उसे पानी की जरूरत पड़ने वाली थी। पर अच्छी खबर ये होती है कि मार्क को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर मार्क के पास सारे साधन मौजूद होते हैं और वो ऐसे ही करता है। पर जब वो पहली बार हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में डालता है तब जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसके सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से वहाँ पर इवापोरेशन होता है और इस वजह से वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती है और जितना पानी मिट्टी को लगने वाला था उतना पानी वहाँ बन जाता है और कुछ ही दिनों में वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर माँ को बहुत खुशी होती है। और दूसरी तरफ अर्थ पर ये ऐलान किया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे मीडिया में ये खबर आ जाती है, पर अगले दिन जब ऑपरेटर सैटेलाइट के मार्स की पिक्चर देख रही होती है तब वो ये देखती है कि यहाँ पर जो उनके इक्विपमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल ये वो सोलर पैनल थे जो मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए थे। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और वो सब समझ जाते हैं कि मार्क मार्स पर अभी भी जिंदा है, मगर उनका सीनियर बोलता है कि जब हम वहां तक पहुंचेंगे तब तक मार्क भूख से मर जाएगा। और उसका कहना कहीं ना कहीं सही भी होता है, क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत बड़ा सफर तय करना पड़ेगा और वो जानते थे कि मार्क के पास उतने वक्त के लिए खाना नहीं है। अब मार्क को मार्स पर पूरे 70 दिन पूरे हो चुके थे और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर उतरेगा वो 4 साल बाद आएगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और तब उसे वहां पहुंचना होगा। और इस सफर को तय करने के लिए उसे करीबन 25 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी थी वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना होगा। और दूसरी तरफ अर्थ पर मार्स तक खाना और मदद पहुंचाने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। पर इन्हें इस पूरी तैयारी में 3 महीने लगने वाले थे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वो वहां मार्स पर भेजने वाले थे उसे पहुंचने में 9 महीने लगने वाले थे, यानी पूरा 1 साल। वही दूसरी तरफ मार्स पर मार्क के फसल को पूरे 48 दिन पूरे हो चुके थे। उसने 400 पौधे उगाए थे जो कि उसके उम्मीद से ज्यादा थे और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा बो देता है। मार्क यहाँ पर खाद के लिए अपना मल यूज करता है, मगर वो जानता था कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो भले कितने भी आलू उगा ले वो जिंदा नहीं बचेगा।
इसीलिए वो वहां से एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर पाथ फाइंडर होता है, जो कि 1997 में खराब हो चुका था और उसका संपर्क अर्थ से टूट चुका था। और जब मार्क उस तरफ जाता है तब अर्थ से नासा की टीम, जो लगातार उसके मूवमेंट्स पर सैटेलाइट से नजर रख रही होती है, वो समझ जाते हैं कि मार्क उस पाथ फाइंडर को लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि वहां पर उसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये बहुत पुराना सिस्टम होता है और वो मार्स से सिर्फ फोटो भेज सकता था। इसीलिए मार्क उस कैमरे के सामने 3 बोर्ड्स लगाता है और बीच वाले बोर्ड्स पर लिखा होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ्ट वाले बोर्ड पर यस लिखा होता है और राइट वाले में नो। और नासा नीचे से उस पाथ फाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मोड़ते हैं और मार्क ये बात समझ जाता है कि वो मुझे देख सकते हैं, और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और बाद में वो उनसे बातें करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है। और अब वो आपस में मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं और नासा से उसे ये मैसेज आता है कि तुम्हारे लिए हम खाना और जरूरी सामान भेज रहे हैं। और अभी नासा बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को ये बात बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, और ये सुनकर उन सबको खुशी होती है और दुख भी। दुख इसलिए होता है कि वो वहाँ मार्क को अकेले छोड़ा है और अब वो कुछ नहीं कर सकते। और जब मार्स पे मार्क के साथ सब कुछ ठीक हो रहा होता है, तब एक दिन वो जगह जहाँ पर उसने आलू उगाए थे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। और अब वो दोबारा फसल नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने वहां पर बनाया होता है वो सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और बाद में मार्क हिसाब लगाता है कि जितने आलू अभी बचे हुए हैं उतने आलू में वो तब तक जिंदा नहीं बचेगा जब तक अर्थ से उसके लिए मदद आएगी, यानी कि जब अर्थ से उसके लिए मदद आएगी तब तक उसकी भूख से मौत हो जाएगी। और इसीलिए नासा उसे ये मैसेज देती है कि तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा, ताकि जब तक तुम तक मदद और खाना पहुंचेगा तब तक तुम जिंदा बच सको। और मार्क अभी दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है और दूसरी तरफ नीचे नासा लॉन्च की तैयारी करती है, जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है, इसीलिए वो उसकी टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते। मगर मार्क की किस्मत एक बार फिर साथ नहीं देती। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि अब मार्क नहीं बच सकता था। और जब मार्क को ये बात पता चलती है कि लॉन्च फेल हो गया, तो ये सुनकर वो अंदर से टूट जाता है और मार्क नासा को एक मैसेज भेजता है कि मेरे माँ बाप को ये बात जरूर बताना कि मैं हार नहीं मान रहा, हमें हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उन्हें ये बात बताना कि मैं इस काम में माहिर हूँ और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरे मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा। उनको कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, उनका मैंने सामना किया। और दूसरी तरफ नासा पूरी तरीके से हार चुकी थी, मगर चाइना मदद का फैसला करता है क्योंकि उसके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों बाद नासा वापस लॉन्च करने की तैयारी करता है। और यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच था और ये एस्ट्रोडायनामिक्स में काम करता था। रिच मार्क को बचाने का एक तरीका बताता है। वो बताता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू वापस आ रहा है, तो अगर वो अर्थ पर वापस न आकर अर्थ का एक चक्कर लगाए और जब उनका स्पेसशिप अर्थ के पास होगा तब हम जरूरी सामान उन तक पहुंचा देंगे। और स्लिंग शॉट की मदद से उन 5 एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप को वापस मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट एक ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं जिससे किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से हम वापस सोलर सिस्टम में भेज सकते हैं। बाद में उन्हें मार्स तक पहुंचना है, मगर मार्स पर उतरना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उनका ईंधन खत्म हो जाएगा। बल्कि मार्क एक दूसरे छोटे स्पेसशिप की मदद से मार्स की ग्रेविटी को पार कर कर उन तक पहुंचेगा और जब वो ऊपर आएगा तब बाकी के क्रू मेंबर्स उसे पकड़ लेंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए नासा की टीम बाकी के 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते, मगर अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मार्स तक वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के 5 एस्ट्रोनॉट्स का मिशन उसकी वजह से 17 महीनों के लिए बढ़ने वाला होता है और इसी वजह से नासा रिच की आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ मार्क मार्स पर उस काम को अंजाम देने में लग जाता है जिसके लिए वो मार्स पर आए थे और जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वही दूसरी तरफ रिच, जिसने नासा को मार्क को बचाने का प्लान बताया था, वो किसी तरह उस प्लान को उन 5 एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचा देता है और ये पांचों जो नासा को बताए बिना उस प्लान को अंजाम देने का फैसला करते हैं।
और जब नासा देखता है कि उन 5 एस्ट्रोनॉट्स की स्पेसशिप की दिशा बदल रही है, तब वो समझ जाते हैं कि वो 5 एस्ट्रोनॉट्स मार्क को बचाने के लिए वापस जा रहे हैं और नासा चाइना की मदद से उन तक सारा जरूरत का सामान पहुंचा देते हैं। वही दूसरी तरफ मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिससे वो मार्स के ग्रेविटी को पार कर कर उन एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच सकता है जो उसे लेने के लिए वापस आ रहे हैं। और मार्क 90 दिनों के सफर के बाद उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, जिससे वो मार्स की ग्रेविटी को पार करने वाला होता है। मगर ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से मार्क को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो मार्क ग्रेविटी को पार नहीं कर पाएगा और इसी वजह से उसे उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का 3000 किलो वजन कम करना पड़ता है। मगर मार्क भी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे ग्रेविटी पार करना बहुत मुश्किल होता है, मगर मार्क को ऐसा करना पड़ता है और पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और फाइनली मार्क टेक ऑफ करता है और लकीली उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पेस में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर दबाव की वजह से वो बेहोश हो जाता है और इसी वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। मगर कुछ देर बाद उसे वापस होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक नई मुसीबत आ जाती है कि मार्क की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता। अब मार्क बोलता है कि मैं मेरे स्पेस सूट में छेद करूंगा और उससे जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होती है, जिससे वो 5 एस्ट्रोनॉट उसे बचाने के लिए आ रहे थे और उसकी स्पीड कम करने के लिए उन्हें उस स्पेसशिप में बॉम्ब ब्लास्ट कर कर उसका एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और अब उन्हें मार्क अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और जल्दी से शिप कमांडर फ्लाइंग चेयर पर बैठकर मार्क की तरफ बढ़ने लगती है। मगर जिस रोप से वो बंधी हुई होती है वो रोप खत्म हो जाती है और अभी मार्क वही करता है जो उसने बोला था। वो अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़कर वो उस कमांडर की तरफ बढ़ने लगता है। मगर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रोप से वो चेयर बंधी हुई होती है वो उस रोप को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इस तरह वो मार्क को अपने स्पेसशिप में लाने में कामयाब हो जाते हैं और मार्क की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो अर्थ पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में दूसरे ग्रह पर कैसे रहा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।